नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में टॉपिक विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्हों की परिभाषा, विराम चिन्हों के भेद हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। और साथ ही विराम चिन्हों के जितने भेद हैं उनको हमने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले आपका कौन सा विराम चिन्ह आता है। तो देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ी थी। तो विराम चिन्ह की परिभाषा में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। देखिए, जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नोट डाउन नहीं किया था वो भी अभी नोट डाउन करेंगे और साथ के साथ समझेंगे भी, क्योंकि जब हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं या जब हम न्यू क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो पिछली क्लास में नहीं होते हैं या कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं पढ़ पाए होते हैं, तो उन्हें जो इस क्लास की जो पढ़ाई होती है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम हमेशा अपनी पिछली क्लास का जो चैप्टर है एक बार उसको रिवाइज करते हैं जितना हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेम चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो विराम चिन्ह की परिभाषा हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते और बोलते समय, जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं, देखिए हम जब भी बोलते हैं या लिख रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में वहां पर रुकना होता है, जिससे कि हमारा जो भाव स्पष्ट हो सके, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उस बात का भाव स्पष्ट हो सके और बात जो है वो अर्थवान हो और भावपूर्ण हो जाए। और इसी से देखिए, ये तो बोलने की बात हुई, यानी कि बोलते वक्त हम थोड़ा सा जब रुकते हैं, और लिखते वक्त इसी ठहराव को दिखाने के लिए, यानी कि हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर इतनी देर के लिए रुकना है, यहाँ पर इतनी देर के लिए रुकना है, यहाँ पर इतनी देर के लिए रुकना है, इस चीज को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये हमने लास्ट सेशन में विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ी थी। और देखिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बीच में या अंत में, ठीक है, वाक्य के बीच में भी हम कर सकते हैं और वाक्य के अंत में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग आप देख सकते हैं, हर जगह हमने बीच में किया हुआ है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, यानी कि लिखित भाषा में जो ठहराव को दिखाते हैं उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये हमने परिभाषा पढ़ी थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर हमने बताया था कि देखिए, इन चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय वाचक वाक्यों को, जो भी चिन्ह हम विराम चिन्हों की तरह यूज करते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो इन चिन्हों का प्रयोग, देखिए सबसे पहले हमारा आता है पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम हमारा होता है, पूर्ण विराम यानी कि जो पूर्ण विराम हमारा होता है सबसे पहला, वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए, पूर्ण विराम जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है। और इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर, यानी कि जितने भी हमारे विराम चिन्ह होते हैं, देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था कि कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह ठहराव दिखाने के लिए, कि यहाँ पर रुका जाता है, ये ठहराव दिखाने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी कि रुकना, विराम का अर्थ हमने कहा था रुकना। तो देखिए, जो भी यहाँ पर हमने अगला हमने यहाँ पर जो लिखा है कि इस पहला पॉइंट हमारा है पूर्ण विराम। पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक
देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ वाक्य लिखवाए थे, कुछ बताए थे कि आपको इस तरह से कुछ आपके जो चिन्ह, विराम चिन्ह जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था पूर्ण विराम, जो हमने इस तरह से लगाया था। उसके बाद अल्प विराम, जिसको मैंने कहा था कि इस तरह से हम लिखा जाता है। अर्ध विराम इस तरह से लिखा जाता है। विवरणात्मक चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से, विस्मय बोधक, निदेशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, ये हमने यहाँ पर 11 तरह के अलग अलग जो चिन्ह है, एक तरह से विराम चिन्ह है, उनको हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में लिखा था। तो अभी हम सबसे पहला जो पूर्ण विराम था उसको हम पढ़ रहे हैं। और देखिए पूर्ण विराम को हम लास्ट सेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर, प्रश्नवाचक और विस्मय वाचक सूचक जो चिन्ह होते हैं उनको छोड़कर सभी अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। इस तरह का चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। और केवल प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य जितने वाक्य होते हैं, जैसे राम स्कूल से आ रहा है, लास्ट सेशन में भी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरह के लिखवाए थे। राम स्कूल से आ रहा है, ठीक है। अगला था वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। किसी भी वाक्य के अंत में वाक्य की पूर्णता पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। पढ़ सकते हैं, वाक्य बिल्कुल क्लियर हो रहा है, अर्थात वाक्य पूर्ण हो चुका है। वह छत से गिर गया, तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह हमने लगाया है। और पूर्ण विराम का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से होता है पूर्ण विराम। अगला हमारा था आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा विराम चिन्ह था वो हमारा था अर्ध विराम। अर्ध विराम किसे कहा जाता है? तो इस तरह का चिन्ह हमने अर्ध विराम के लिए लगाया था। अर्ध विराम के लिए हमने कहा था जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कुछ कम समय के लिए रुकना पड़ता है। देखिए पूर्ण विराम हम वाक्य की पूर्णता पर लगाते हैं, जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब हम लगाते हैं। लेकिन ये बात हो रही है अर्ध विराम की। अर्ध विराम हम कब लगाते हैं? जब वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम पे हम वाक्य में पूरी तरह से रुक जाते हैं, पूरी तरह से हम रुक जाते हैं क्योंकि वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। अर्ध विराम में हम पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए रुकते हैं, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए रुकते हैं। और अल्प विराम की अपेक्षा, इसके बाद हम अल्प विराम पढ़ेंगे, तो अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर के लिए रुकना होता है, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तब क्या किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, उदाहरण के तौर पर भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। अर्ध विराम यानी कि वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए हमने वहां पर अर्ध विराम लगाया, क्योंकि उसके आगे आप देख सकते हैं किंतु लिखकर फिर से वाक्य को शुरू किया गया है। फिर से वाक्य को शुरू किया गया है कि श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है अर्ध विराम का। ठीक है, तो अर्ध विराम में इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है। भारत संसार का धर्म गुरु है।
ऐसा सभी मानते हैं, ऐसा सभी मानते हैं। भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है, यानी कि वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके लिए हमने यहाँ पर वाक्य को पूरी तरह से, ताकि वाक्य का पूरा भाव स्पष्ट हो सके। अगर हम कहें भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं, तो आपने पूरा, हमने अर्थ बहुत अच्छे से हमें तब समझ में आएगा जब हम अलग अलग वाक्यों को पढ़ेंगे। भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। तो अलग अलग हमने दोनों वाक्यों का भाव जो है स्पष्ट अच्छे से कर लिया, बिल्कुल जैसा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये था हमारा अर्ध विराम। क्लियर हुआ? इतना सभी ने नोट डाउन किया है? लास्ट सेशन में भी हमने अर्ध विराम तक पढ़ा था। उसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम, देखिए, अल्प विराम जिस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाए, जिस चिन्ह का प्रयोग हम निम्नलिखित परिस्थितियों में करते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी साथ में दिए हैं और परिभाषा भी साथ में लिखी है। पहली परिभाषा है, जहां पर अर्ध विराम की तुलना में और कम देर के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्ध विराम की अपेक्षा और ज्यादा कम समय के लिए रुकना पड़े, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर, लास्ट सेशन में भी समझाया था, एक जैसे जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो उनके बीच में भी हम अल्प विराम को लगाते हैं। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी कि जब हम एक जैसे शब्दों को लिखते हैं और उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तो लास्ट का जो हमारा शब्द होता है, देखिए अल्प विराम क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? हमने पढ़ा था कि पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है, यानी कि अर्ध विराम की अपेक्षा और कम समय के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। और देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि एक जैसे जो शब्द होते हैं उनके बीच में अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे नेहा, अंशु, अंजलि और अनीता, सेब, केला, अनार, आम, अमरूद और नाशपाती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, अल्प विरामों का प्रयोग किया है और लास्ट का जो शब्द होता है उससे पहले हमेशा और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो लास्ट शब्द होता है उससे पहले हमेशा और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा अल्प विराम। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अल्प विराम को भी पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे तीसरा हमने जो इसका परिभाषा पढ़ी थी, तीसरी परिभाषा जो इसकी है वो ये है कि पत्र में अभिवादन और समापन में, जब पत्र का अभिवादन किया जाता है, आपने शुरुआत में देखा होगा जब हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान, महोदय, तो इस तरह से जब हम अभिवादन करते हैं पत्र लिखते समय, क्लास 7th में अभी आप हैं, हिंदी व्याकरण में आपने पत्र लेखन भी सीख लिया होगा। आगे के सेशंस में हर एक टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, पत्र लेखन भी सिखाया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक आप स्कूल में अपनी छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते आए हैं और आपको पता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, जब भी आप अभिवादन करते हैं लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उसके बाद भी आप अल्प विराम लगाते हैं। महोदय, उसके बाद भी आप अल्प विराम लगाते हैं। लास्ट में जब समापन होता है तब भी आप अल्प विराम लगाते हैं। और अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो जिस तरह से पूज्य पिताजी, तो आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। भवदीय, मान्यवर,
इस तरह से जो शब्द आप लिखते हैं उन सब में आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम का चिन्ह जो है वो इस तरह से यहाँ पर कुछ हमें दिखाया गया है। और देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमें बताए गए हैं। तो देखिए तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद जैसे सन, संवत से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर, देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर के बाद आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से। अब नंबर 5 है एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति। जब एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि उसको एक से अधिक बार जब उसको रिपीट किया जाता है तो उसके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो, भागो भागो आग लग गई, भागो भागो आग लग गई। तो आप देख सकते हैं दोनों शब्दों, इस तरह से हमने यहाँ पर विराम चिन्हों के 3 जो भेद हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि विराम चिन्ह जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं। और क्योंकि अगर आप विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है हिंदी में विराम चिन्हों के सही ढंग से प्रयोग नहीं करने से। तो अल्प विराम तक हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह? नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, जो हिंदी भाषा होती है उसमें प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है और वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। तो इस तरह से ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसमें आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और भी बहुत सारे एक तरह से उदाहरणों से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछे जाने का बोध जहां पर हो रहा है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा है। अगला है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? देखिए विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय सूचक के अंतर्गत आपके वो शब्द आते हैं, वो आपके वाक्य आते हैं जो जिनके अंदर हिंदी भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, दुख आदि का भाव होता है। तो वहां पर आपका विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विस्मय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, और देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ऐसे शब्द देखिए, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। तो यानी कि
आपको यहाँ आपके मित्र को देखकर, आपके रिलेटिव को देखकर एक तरह से प्रसन्नता हुई, आपको खुशी हुई आपके चेहरे पर, तो आपने बिल्कुल एकदम से आप आश्चर्यचकित हो गए कि वो यहाँ कैसे पधारे। तो आपने कहा, वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए। तो देखिए अरे, और ये आप देख सकते हैं प्रश्न आपका वाक्य जिस तरह का होगा वो अंत में आपके वो चिन्ह तो लगेंगे ही। जैसे आपने यहाँ पर पूछा, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, आपने इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है, विस्मय सूचक चिन्ह भी इसमें आपका लगेगा क्योंकि आश्चर्यचकित भी आप हो रहे हैं, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। अगला है हाय बेचारा व्यर्थ मारा गया। तो आपका जो वाक्य है वो नॉर्मल है, तो आपने वहां पर पूर्णता का चिन्ह लगाया यानी कि पूर्ण विराम लगाया है। और अगला फिर आपने आश्चर्य सूचक शब्द का प्रयोग किया है, अरे तुम कब आए। अरे, तो आपने यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है। और अंत में क्योंकि जब वाक्य समाप्त हो चुका है तो वाक्य की समाप्ति पर अगर वो प्रश्नवाचक है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया, और अगर वो सामान्य कोई वाक्य है तो आपने उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विस्मय सूचक चिन्ह भी यहाँ पर क्लियर होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो जब आपने वाह शब्द का प्रयोग किया तो उसके बाद आप विस्मय सूचक चिन्ह को लगाएंगे, यानी कि ये विस्मय को दिखा रहा है, आश्चर्य को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। अगला है हमारा यहाँ पर जो दूसरा है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह होते हैं, आपने सुना भी होगा कि हम बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पर। तो योजक चिन्हों का प्रयोग हम बहुत अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। आप पढ़िए सबसे पहले वाला, सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों, सामाजिक पदों या पुनरुक्त यानी कि जो बार बार लिखे गए हैं, दो बार जिन्हें लिखे गए हैं, पुनरावृत्ति जिनकी की गई है, सामाजिक पद या पुनरुक्त या युग्म शब्दों। युग्म शब्द क्या होते हैं, जो जोड़े में लिखे जाते हैं, युग्म शब्द। ठीक है, के मध्य में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जय पराजय, जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में योजक शब्दों का, जो योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और योजक चिन्ह आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया जाता है। योजक चिन्ह, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह में आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हमने यहाँ पर एक और चिन्ह आपको बताया था, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम आपको निर्देशक चिन्ह को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो निर्देशक चिन्ह आपका इस तरह का होता है, जो थोड़ा सा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह इस तरह का होता है, यानी कि योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, और योजक चिन्ह आप देख सकते हैं क्या होता है, छोटा होता है।
और योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे हम निर्देशक चिन्हों के विषय में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने कहा सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है योजक शब्दों का प्रयोग, योजक चिन्हों का प्रयोग। एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, और उसके बाद तुलनावाचक जो आपके शब्द होते हैं, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन जहां पर दिखाया जाता है, तुलना जहां पर की जाती है, वहां पर भी योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा, सी, से के पहले जैसे चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। तो देखिए, जोड़ने वाले, जो योजक का अर्थ यहाँ पर जोड़ने वाले से है, तो जोड़ने वाले शब्दों में आप योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर लेते हैं हम योजक शब्दों का। देखिए, योजक शब्दों के कुछ और एग्जाम्पल, भरत सा भाई, भरत सा भाई। जब हम एक तरह से कंपेयर करते हैं, जब हम एक तरह से कहते हैं कि उसके जैसा, तो भरत सा भाई, ठीक है। या मैंने आप लोगों को कहा, जब रिपीटेशन होती है शब्दों की, खाते खाते, या आपने देखा होगा शब्द लिखा रहता है चलते चलते, ठीक है। तो इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या अपोजिट, जैसे यहां पर हमने कहा जय पराजय, ठीक है, जय पराजय शब्द का हमने प्रयोग किया है। तो इसी तरह से दिन रात, दिन रात, या अमीर गरीब, अमीर गरीब, ठीक है। तो इन सब के बीच में क्या है, योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सब के बीच में योजक शब्दों का प्रयोग, योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये हमने योजक चिन्हों के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, और अब आप समझ गए हैं कि योजक चिन्ह क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह क्या होते हैं? देखिए, हिंदी भाषा में जब हम किसी भी भाषा में किसी और के या शब्दों को, यानी कि किसी के द्वारा कहे गए जो हमारे शब्द होते हैं, किसी के द्वारा कही गई जो कोई बात होती है, कोई कोट जो किसी ने किया है, उसको हम जब एज इट इज रखना चाहते हैं, यानी कि किसी की बात को हम तोड़ मरोड़ के ना कहकर, अपने शब्दों में ना कहकर, बिल्कुल हम ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा, तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इस तरह से हमारा उदाहरण चिन्ह को हम इस तरह से दर्शाते हैं। और आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने तुलसीदास जी की जो बात है उसको एज इट इज रखा हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कहा। तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आप देख सकते हैं, रघुकुल स्टार्ट करने से पहले और अंत में हमने दोनों जगह उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। दोनों जगह हमने उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसको फिर से हमने इस तरह से बंद कर दिया, किसमें? उदाहरण चिन्ह में। और ये किसने लिखा है, किसने कहा है? ये सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो देखिए हमने बिल्कुल, क्योंकि वो उन्हीं के शब्द हैं, उनमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर वाक्य देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि एक तो आपका होता है जो इकहरा उदाहरण चिन्ह भी होता है और एक होता है दोहरा। ठीक है, तो ये हम दोहरे उदाहरण चिन्ह की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर डबल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। और देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी का भी एक कोट है। क्या कोट दिया था उन्होंने? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसमें लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कहा कि हिंदी भाषा में किसी और के वाक्यों या शब्दों को, हिंदी भाषा में किसी और के शब्दों या वाक्यों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया, सुभाष चंद्र बोस जी का एग्जाम्पल दिया और लोकमान्य तिलक जी का एग्जाम्पल दिया। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ ही सारे उदाहरण भी नोट डाउन करेंगे और खुद से भी आप कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिखकर लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे विराम चिन्हों पर डिस्कशन कर लिया है, काफी सारे विराम चिन्ह हमने पढ़ लिए हैं। शेष जो हमारे विराम चिन्ह बचते हैं उनको हम अगले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप घर पर 4 के 4 जितने भी हमने यहाँ पर 4-5 विराम चिन्ह जितने पढ़े हैं सबको आप घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और सबसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।